वो पूरी तरह से उनका सफल रहा। पहली बार 2 यादव, एक कुशवाहा जीत करके गया नेता है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं, लेकिन वहां उपेंद्र कुशवाहा टिक नहीं पाए। उसके बाद एक फेज आया जहां तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर के घूमना शुरू किए। तो उपेंद्र कुशवाहा समाज के एक छत्र नेता हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और एक बार फिर से जिस तरह की परिस्थितियां बनने लगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से, कभी कभी ऐसा नहीं देखे हैं आप कि हारने वाले की चर्चा ज्यादा होती है जीतने वाले से। 2010 में इससे भी बड़ा 115 सीटें जीत करके आए और 22.6% यानी 2% यहां वोट बढ़ा भी था। लेकिन यहां से आप देखिए कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम जांच पड़ताल में हम लेके आए हैं कि 2025 में नीतीश कुमार की कुर्सी का वारिस कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। तेजस्वी, सम्राट, सिन्हा, राय या चिराग या कुशवाहा या निशांत या प्रशांत, क्योंकि फहरिस्त तो काफ़ी लंबी है। निशांत, प्रशांत, चिराग, तेजस्वी, राय, सिन्हा, सम्राट और तेजस्वी। तो आखिर जो भी 2005 से लेकर के 2020 तक का चुनाव हुआ है और 25 में होने वाला है, वैसी स्थिति में केवल 10 में नीतीश कुमार का ग्राफ ऊपर हुआ था, बाकी में वो अपने सहयोगियों से लगातार नीचे ही होते गए। वैसी स्थिति में 2025 में क्या होता है, क्योंकि अब बातें भी उठने लगी है, कुछ लोग नीतीश कुमार के पक्ष में, कुछ लोग नीतीश कुमार के विरोध में भी बयान दे रहे हैं। अश्विनी चौबे ने कहा जो बिना नीतीश के हम लोग चुनाव लड़ लेंगे, बीजेपी खुद अकेले चुनाव लड़े। इधर संजय पासवान ने कह दिया जो नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट हो जाती। तो इन सब बातों को लेकर के हम बाबा से जानेंगे कि बाबा 2025 में क्या लग रहा है, जो नीतीश कुमार किसको अपनी विरासत सौंपेंगे। देखिए, नीतीश की राजनीतिक प्रकृति को चंदन जी समझना पड़ेगा। और हम बार बार ये कहते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति या उनका जो आगे का स्टेप है उस पर हम लोग नज़र बनाए रखें। कोशिश हम लोगों की हमेशा रही है और हम लोगों ने बहुत हद तक उनके इस एक्शन प्लान को डिकोड किया है। ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है। आपने बात किया कि 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार के कुर्सी पर जहाँ किसी की नज़र पड़ती है तो या तो उस आंखों ही समाप्त कर देते हैं नीतीश कुमार, या उस व्यक्ति को ही ओझल कर देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, उनकी राजनीतिक प्रकृति का ये हिस्सा रहा है। 2025 तक नीतीश कुमार ने ये फैसला कर लिया है, जैसे ही उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा और ये मान लिया कि अब नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने ये भी मान लिया साथ में कि अब वही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव के बाद लगातार ये कहना शुरू कर चुकी थी कि अब हम जब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को दोबारा रिपीट किया है? नहीं किया है। बार बार आप देख रहे होंगे कि इस चुनाव परिणाम के निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा धड़ा है या जो जिसको पावर है कहने का कि आगे का क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जो लोग बॉडी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावे मुझे याद आ रहा है कि इस चुनाव से पहले, 2024 चुनाव से पहले, उससे 6 महीना पहले नमन जी ने एक खबर किया था जिसमें उन्होंने कुदाल समीकरण की बात की थी और भी कई समीकरणों की उन्होंने बात की थी। इन समीकरणों में एक सबसे महत्वपूर्ण समीकरण था कि इन्होंने जब बात किया था तो कहा था कि यादव, कुर्मी और कुशवाहा। यादव को तो मिल गया 15 साल, कुर्मी भी 18 साल से हो गए, 20वें साल में प्रवेश करेंगे। तो क्या कुशवाहा समाज को अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब जब कुशवाहा समाज की बात होती है तो आपको 2024 के चुनाव को बड़ी गंभीरता से देखना होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में सारे मुद्दे गौण होकर के कुशवाहा मुद्दा सबसे ऊपर आ गया था। कुशवाहा को टिकट क्यों नहीं मिला, कुशवाहा क्यों हारा, कुशवाहा को क्यों टिकट दिया गया, किसने कितना कुशवाहा को दिया। इसके अलावे पहले यादवों पे चर्चा होती थी, अब कुशवाहा पर, हालांकि मुस्लिम की चर्चा हुई थी कि एमओआई की पार्टी कहने वाली मात्र 2 ही लोगों को क्यों दी टिकट, लेकिन ये सारे मुद्दे गौण हो गए, सिर्फ कुशवाहा पर आकर के अटक गया। अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि 2025 के चुनाव में कुशवाहा करेंगे क्या, क्योंकि कुशवाहा ने एक बहुत बड़ा थ्रेट दे दिया है, डरा दिया है एनडीए को। अंतिम चरण के जो चुनाव हुए उसमें एक कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध एक कुशवाहा थे, एक कुशवाहा दूसरी जगह चुनाव लड़ रहे थे। ये सारी परिस्थितियां मिला जुला करके जिस तरह से पोर्ट्रे किया था लालू प्रसाद ने, वो पूरी तरह से उनका सफल रहा। पहली बार 2 यादव, एक कुशवाहा जीत करके गया और इस बात को लेकर के
कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने एनडीए को डराया। इसके अलावा दूसरा स्टेप भी उनका आपने देखा होगा क्या किया। तो ऐसी स्थिति में अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इस चर्चा को नीतीश कुमार ही जन्म देते हैं। समय समय पर नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित किया है। आप शुरुआत कीजिए, शुरू से ही जब से नीतीश कुमार के हाथ में जनता दल यूनाइटेड का पावर आया है, तब से उनके बाद का नंबर शरद यादव को दिया जाता था। शरद यादव कहाँ चले गए जब वो फुल पावर में आ गए? अब डिसीजन करने लगे कि आपने इधर क्यों गए, आप गए, आप उधर क्यों गए, आपको एनडीए से नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको महागठबंधन नहीं जाना चाहिए था, तो वही उनको ही छोड़ना पड़ा जदयू। उसके अलावे जब उसके बाद फ्रेम में आए आरसीपी सिंह, उनका क्या हुआ आपने उनका भी देखा हश्र। 2024 के चुनाव में दिया बत्ती भी नहीं जला उनका। इसके अलावे आप ललन सिंह की बात कर लीजिए, वो कहाँ है? अशोक चौधरी की बात कर लीजिए, वो भी साइड लाइन है। लंबी फहरिस्त है इसमें। इस फहरिस्त में जितने भी नाम सामने आए हैं उनमें से अब नीतीश कुमार ने कुछ लोगों का नाम सामने रखा है। जैसे आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा जब आए तो उन्होंने कहा अरे अब तो इन्हीं लोगों को सब चलाना है ना। तो ऐसा लगने लगा था कुशवाहा समाज को कि हमें अधिकार अब मिलेगा, और नीतीश कुमार के सेकंड फेज में जो सेकंड लाइनर नेता हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं, लेकिन वहाँ उपेंद्र कुशवाहा टिक नहीं पाए। उसके बाद एक फेज आया जहाँ तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर के घूमना शुरू किए। तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि ये हमारे उत्तराधिकारी होंगे, ये अब आगे इन्हीं लोगों को ना देखना है। हाथ पकड़ के बाहर लाते थे जब मीडिया पूछती थी, तो अब पूछिए ना, इन्हीं लोगों से पूछिए ना, अब तो इन्हीं लोगों को ना करना है। ये भी फेज समाप्त हो गया, वो भी फट गए। अब एक नया फेज आया है। जिन लोगों के साथ उनका 36 का आंकड़ा था, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो अब उनके साथ चल रहे हैं। अब एक चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा, बिहार का मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। कहा जा रहा है कि 29 तारीख को बड़ा फैसला लेंगे। क्या फैसला लेंगे? फैसला लेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को बनाएंगे। कुशवाहा राजनीति चल रही है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे? क्या विजय सिन्हा को दे देंगे? अब इन सारी परिस्थितियों में उसके अलावे एक नाम बहुत तेजी से आ रहा है, चिराग पासवान का। 100% उन्होंने रिजल्ट दिया है। चिराग पासवान की चर्चा खूब हो गई है। आप चिराग पासवान के समर्थकों को देखिएगा तो वो उनको मंत्रिमंडल में केंद्रीय नहीं देखना चाहते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करना चाहते हैं। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से फ्रेम में आ गए। कल ही नमन जी पंचनामा में कह रहे थे कि कुशवाहा का नाम जैसे लीजिएगा, आप खाली कुशवाहा लिख दीजिए तो दूसरा कोई कुशवाहा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा लोग समझते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा समाज के एक छत्र नेता हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और एक बार फिर से जिस तरह की परिस्थितियां बनने लगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से, कभी कभी ऐसा नहीं देखे हैं आप कि हारने वाले की चर्चा ज्यादा होती है जीतने वाले से। एक तो कुशवाहा पूरे 24 में छाया रहा, केंद्र बिंदु इसलिए उपेंद्र कुशवाहा हो गए बिल्कुल, उनके कारण से ही शाहबाद और मगध की सीटें एनडीए ने गंवाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के हारने से नाराज थे कुशवाहा जी, और उसके बाद उनके माने हारता हुआ देख करके। हाँ। हम लोग तो स्पॉट पर भी गए हैं, हम लोगों ने स्पॉट पर जाकर के इस चीज का मुआयना किया है कि लोगों के मन में बात थी। और राजपूत इसलिए नाराज हो गया उस बेल्ट का क्योंकि पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई कर दी। ये दोनों जो समाज था, जो एनडीए का कोर वोटर था, वो अगर नाराज हो गया इसलिए 7 सीट में से। बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कई नाम सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है 29 तारीख को फैसला करेंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ फिर लेकर के आएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा को फिर बड़ी जिम्मेवारी देंगे? क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक को अपने तरफ बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि कुशवाहा समाज को कुछ विशेष दिया जाए, तो विशेष देने में वही हो सकता है। इसके अलावा अब नाम चल रहा है उनके पुत्र का भी, निशांत का भी। कल मैं सुन रहा था, आप ही चर्चा कर रहे थे कि जमा खान ने चर्चा की है, जमा खान ने चर्चा गार्जियन बनाया जाए। इसके अलावा और भी कई लोग हैं। हम लोगों ने भी चर्चा किया है। हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा किया था कि अगर पार्टी के संगठन को मजबूती के साथ रखना है तो नीतीश कुमार को भी वही दाव खेलना पड़ेगा जो दाव अन्य पार्टियां खेलती हैं। जैसे मुलायम सिंह ने खेला, अपने पुत्र को हाथ में कमान दे दिया तो पार्टी रह गई। लालू प्रसाद ने खेला, उसके बाद आपने देखा कि रामविलास पासवान ने खेला। इसके अलावा और भी कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने पुत्र के हाथ में कमान दे करके ये बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रही हैं कि इसका मायने क्या है और इसके मतलब क्या हो रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ अगर आंकड़ों की दृष्टि से हम देखें तो मैंने कहा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि नीतीश कुमार विधानसभा में कमजोर हो रहे थे और लोकसभा में मजबूत हो रहे थे, जबकि इनको यहाँ होना था इनको विधानसभा में। 2005 की स्थिति देखें तो 2005 में जनता दल यूनाइटेड को 88 सीट आई थी, 20% इनको वोट आया था और यहाँ से उनके बिहार की राजनीति में प्रवेश का
रास्ता खुलता, द्वार खुलता। कौन सा महीना का बता? सेकंड वाले फेज का मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर में जो हुआ था, जिसमें सरकार बनी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावे 2010 में इससे भी बड़ा 115 सीटें जीत करके आए और 22.6% यानी 2% यहाँ वोट बढ़ा भी था। लेकिन यहाँ से आप देखिए कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। 71 सीटें जीत करके आए थे 2015 में, लालू प्रसाद का साथ था, तब भी इनका वोट प्रतिशत घटा था, 16% आ गया था। यानी कि बहुत बड़ा यहाँ से चेंज शुरू हो गया था। 2020 में तो और उसके बाद अब 2020 में आइए तो 2020 में 15% इनको वोट आया था। हालांकि एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि नीतीश कुमार का वोट जो है 15% से नीचे नहीं गया है, वहाँ कांस्टेंट रहा है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15% वोट लाके 55 सीट लाई थी 2005 में, जिस सरकार बनी थी नीतीश कुमार की। इसके अलावा 91 सीट लाया था 2010 में, वोट प्रतिशत था 16%, यानी आप देखिए 1% के आसपास की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा 2015 में 25% वोट की वृद्धि हुई थी, लेकिन सीट की वृद्धि नहीं। सीट की वृद्धि मात्र 53 थी। तो सीट की वृद्धि होने के पीछे कारण भी था कि वोट प्रतिशत इसका बढ़ा था, लेकिन सीटें घटी थी, कम सीटों पे चुनाव लड़ा था, अपने साथियों को सीटें बांटी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें हम 2020 की, तो यहाँ 74 सीटें जीत करके आई और 20% वोट, यानी कि जो अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन था वो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यहाँ नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत घट करके लगभग 6 से 7% वोट घटा था। तो दैट मीन्स कि नीतीश कुमार विधानसभा में घट रहे थे। अगर लोकसभा के दृष्टि से देखें इसको, तो लोकसभा में नीतीश कुमार लगातार बढ़ते आ रहे हैं। 2014 के बाद नीतीश कुमार लगातार बढ़े हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2019 में उठा के देख लें, 2024 में उठा के देख लें, उनका वोट इनको बढ़ना विधानसभा में था। इसके अलावे राष्ट्रीय जनता दल के डाउन होने का फायदा भी नीतीश कुमार को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आप देखिए तो दोनों खड़े हुए थे और इनसे बेहतर प्रदर्शन किया था राष्ट्रीय जनता दल ने। 2020 में भी देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया था। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को 2025 के लिए अपने आप को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। और इसी रिवाइवल के दौर से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं। जहां तक उनके उत्तराधिकारी का सवाल है, तो नीतीश कुमार अपने सेकंड लाइन के नेता को तैयार जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपनी सीएम की कुर्सी किसी को नहीं देंगे। यानी कि 29 तारीख को जो फैसला होगा उसमें पार्टी का कमान, संगठन का कमान तो किसी को दे सकते हैं वो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास रहेगी 2025 के बाद भी। क्योंकि 29 तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना प्लान बना लिया है कि 29 तक उन्हें कैसे सर्वाइव करना है। और उसमें सबसे बड़ी बात कुशवाहा को लेकर के हो रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर जो लगातार ये तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी बात को समझ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपनी शक्ति संचय करेंगे और शक्ति संचय में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका बहुत बड़ी होगी। लोकसभा में 17 और 16 सीट पे लड़े जी, 17 पे बीजेपी और 16 पे जेडीयू। यही इंडिकेशन है विधानसभा का भी। विधानसभा भी बीजेपी इस बार जेडीयू से अधिक सीट पे लड़ेगी, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं जी। और स्ट्राइक रेट जिनका है 100%, उनकी भी महत्वाकांक्षा है जो उनकी भी सीटें बढ़े। देखिए, आप तो बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं और बात चर्चा का भी विषय है, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी नीतीश कुमार के सामने दबाव नहीं बना पाएगी, हमेशा याचक की भूमिका में ही रहेगी जब बिहार की बात आएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार अपने लिए रास्ता तैयार करना शुरू कर चुके हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आते हैं या नीतीश कुमार के कोटे से वो राज्यसभा जाते हैं, तो ऐसा आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार अपने अगर 100 सीट पर लड़ेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि 30 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिले, इससे कि वो उनके खेमे के हिस्सा हो जाएंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा को अपने टीम में ला करके वो अधिक सीटों का डिमांड करेंगे। बाकी लोगों का टूटा फूटा जनादेश होगा। आपके आंकड़े में नीतीश कुमार जो सिंगल लड़े हैं जी, उसमें नीतीश कुमार को कितनी सीटें आई हैं? देखिए, नीतीश कुमार इसमें सिंगल किसी में नहीं लड़े हैं। सब में किसी न किसी, जैसे 2005 में वो भाजपा के साथ लड़े थे, 2010 में भाजपा के साथ लड़े, 2015 में वो आरजेडी के साथ लड़े, 2020 में फिर भाजपा के साथ लड़े। लेकिन जो सीटों का आप समीकरण बता रहे हैं कि एक संभावना बन रही थी, अगर लोकसभा में नीतीश कुमार थोड़ा डाउन हो जाते तो ये संभावना बनती है कि बीजेपी का ये कहना है कि भाई हम अपने कोटे से देंगे चिराग को, हमको, तो अब आपको कुछ सीटें कम करनी होंगी। आप 100 के नीचे आइएगा और ये 122 के ऊपर ये लोग लेंगे एनडीए का
बाकी कुनबा, और उसी में से चिराग और जीतन राम मांझी को भी दिया जाएगा। इसी कारण से नीतीश कुमार की सीटें इतनी कम हो जाएंगी तो नीतीश कुमार क्या कहें, एक तरह से मैंने उनको घेरने की हाँ भाई आप देखिए चिराग भाई स्ट्राइक रेट उसका इतना अच्छा है, वो उसको कम से कम 30 से 40 के बीच देनी होगी। जीतन राम मांझी को भी कम से कम औरंगाबाद गया इस सब इलाकों में उनका जहाँ वर्चस्व है, तो उन सब इलाकों में कुछ जगहों पे, इसलिए आपको हम 70 या जो भी है 75 दे रहे हैं, उतना में संतुष्ट नहीं है, बाकी हमको बांटने दीजिए। आपने एक पहलू बताया, इसका दूसरा पहलू यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जितने भी दल हैं वो सभी जानते हैं नीतीश कुमार समय समय पर अपने आप को बदल करके अपने साथियों के साथ समझौता कर भी लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कभी भी अपनाती नहीं है। वो मजबूर है तो वो आपको अपनाएगी, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाती है वो किसी को सुनती नहीं है। आपने देखा 2019 में क्या हुआ, नीतीश कुमार को बैरंग वापस आना पड़ा था, मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हुए थे। तो आप देख रहे थे जांच पड़ताल में हम लोग बात कर रहे थे जो नीतीश कुमार अपनी विरासत किसको सौंपेंगे, मुख्यमंत्री की नहीं, अध्यक्ष पद की नहीं, आखिर उनकी राजनीति को कौन आगे बढ़ा के ले जाएगा। क्योंकि चिराग भी रेस में है, तेजस्वी भी रेस में है, सम्राट भी रेस में है, सिन्हा भी रेस में है, राय भी रेस में है, प्रशांत और निशांत भी रेस में है। लेकिन अब देखना है जो 29 तारीख की बैठक में नीतीश कुमार किस तरह का फैसला लेते हैं, उसी फैसला पर आगे की राजनीति और रणनीति भी तय करेगी जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब 19 तारीख की बैठक का सभी को रहेगा इंतजार। आप अपनी राय, अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर डालें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816